हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएल चौधरी आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में, अगर कहा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारी इस ऑल इन वन सीरीज की नियमित और रोज 8:15 बजे होने वाली इस क्लासेज में कुछ विशिष्ट क्वेश्चनों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइएगा आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन में देख लेते हैं क्या और किस प्रकार के क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। CSSRI करनाल के सिंचाई जल वर्गीकरण अनुसार सामान्य जल में बोरोन की मात्रा होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द इरिगेशन वाटर क्लासिफिकेशन ऑफ CSSRI करनाल द अमाउंट ऑफ बोरोन इन नॉर्मल वाटर शुड बी। यानी कि सिंचाई के लिए जो जल हम प्रयोग कर रहे हैं उस सिंचाई वाले जल में कितने ppm तक बोरोन आपके हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आपके उस पर क्या होगा, सिंचाई के लिए वो जल उपयोगी नहीं होगा। सबसे पहले देखिएगा CSSRI, इसमें कुछ और भी है। CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में है, तो ये तो दे ही रखा है। इसका हम अगर एक क्लासिफिकेशन देखते हैं, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे सैलाइन सॉइल्स जो होती है, लवणीय जो मृदाएं होती है, उन लवणीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है ये ध्यान रखना आपको। तो CSSRI के अनुसार लवणीय मृदाओं का पीएच मान, ठीक है, तो देखिएगा लवणीय मृदाओं का पीएच मान, तो कितना लवणीय मृदाओं का पीएच मान 8.2 से कम होता है, ये ध्यान रखना आपको। और इसके अनुसार क्षारीय मृदाओं का पीएच मान कितना माना गया, एल्केलाइन का, तो क्षारीय मृदाओं का पीएच मान, तो क्षारीय मृदाओं का जो पीएच मान माना गया वो कितना, वो 8.2 से ज़्यादा माना गया, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो बोरोन में कितना आपके बोरोन का ppm मात्रा होना चाहिए, तो देखिएगा 3 ppm से कम, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 10 ppm। तो CSSRI के अनुसार एक आदर्श जल वह है जो सिंचाई के लिए उपयुक्त है, उसमें आपके बोरोन की जो मात्रा होती है वो 3 ppm से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, 3 ppm से कम। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ए इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल देखो, चुकंदर वीटा वल्गेरिस में हार्ट रोट के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट रोट शुगर बीट इज मोलिबिडेनम, कॉपर, जिंक और बोरोन। देखिएगा मोलिबिडेनम, वैसे देखा जाए तो मोलिबिडेनम का क्या रोल है, मोलिबिडेनम वैसे देखा जाए तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कार्य करता है। क्या करता है, तो ये ध्यान रखना, ये करता है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये मोलिबिडेनम क्या करता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपके फूल गोभी में विप्टेल, एमओ की कमी की वजह से, एमओ की कमी से फूल गोभी में विप्टेल आपको दिखाई देगा, फूल गोभी में विप्टेल आपको दिखाई देगा। देखिएगा कॉपर की वजह से क्या है, आपके जैसे विशिष्ट रूप से डाइबैक, ठीक है, डाइबैक और लिटिल लीफ आपको दिखाई देगी किसमें, सिट्रस में। जिंक की कमी की वजह से देखें तो जिंक, देखो जिंक की जब बात आती है तो जिंक में आप यहां देखें, जिंक धान में इसकी वजह से क्या होता है, तो धान में खेरा रोग होता है, ठीक है, धान में खेरा रोग होता है। जिंक की कमी की वजह से मक्का में क्या होता है, तो मक्का में वाइट बड, मक्का में क्या होती है, वाइट बड होती है। अगर हम देखें जिंक, तो जिंक की कमी की वजह से आपके जैसे क्या होगा, तो देखिएगा कपास और आम, इनमें क्या होती है, लिटिल लीफ, इनमें लिटिल लीफ देखने को मिलती है। और बोरोन
बोरोन की वजह से मुख्य रूप से आपके एक तो दिखाई देती है फ्रूट क्रैकिंग। क्या होती है? फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग होती है। और ये फ्रूट क्रैकिंग विशेष रूप से जैसे एक तो अनार में ज़्यादातर और एक टमाटर में दिखाई देती है। बोरोन का जो रोल होता है वो एक तो शर्करा निर्माण में भी होता है, शर्करा निर्माण में। फूल गोभी में क्या हो जाती है इसकी वजह से? ब्राउनिंग। फूल गोभी में क्या हो जाती है? तो फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चुकंदर में हार्ट रोड जो होता है वो किसकी वजह से? बोरोन की कमी की वजह से। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। पौधा बोरोन को ऋणात्मक आयन के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। बोरोन की कमी के लक्षण पादप के शीर्ष पर। ठीक है, टॉप। अगला सवाल देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। पौधों में एब्सिसिक अम्ल की भूमिका क्या होती है? ठीक है, रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स। वृद्धि को बढ़ाना, वृद्धि अवरोधक, ग्रोथ रिटार्डेंट, सेल इलोंगेनेशन या अधिक शाखाएं निकालना। देखिएगा, अधिक शाखाएं निकालना इसका मतलब क्या होता है? पार्श्व में वृद्धि करना। तो पार्श्व वृद्धि को अगर देखा जाए, पार्श्व वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो पार्श्व वृद्धि जो होती है वो किसके कारण? साइटोकाइनिन की वजह से। अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन की वजह से आपके क्या होगी? लेटरल ग्रोथ होगी। देखिएगा, कोशिका लंबन, सेल इलोंगेनेशन। कोशिका के लंबन की जब बात होती है तो कोशिका की मोटाई तो बढ़ती है जिब्रोलिन की वजह से और लंबाई बढ़ती है ऑक्सिन की वजह से। तो ऑक्सिन के कारण क्या होती है? ऑक्सिन के कारण कोशिका की लंबवत वृद्धि। ऑक्सिन के कारण कोशिका की लंबवत वृद्धि। देखिएगा, इंक्रीज इन ग्रोथ, वृद्धि बढ़ाना। तो वृद्धि में कौन है? यही ऑक्सिन है। अब वृद्धि अवरोधक, ग्रोथ रिटार्डेंट आपके एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एबीए और इथाइलिन, एबीए और इथाइलिन को क्या कह देते हैं हम? वृद्धि अवरोधक, ग्रोथ रिटार्डेंट इन्हें। तो ये वृद्धि अवरोधक का कार्य करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और एब्सिसिक एसिड, इसे क्या कह देते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों का हार्मोन भी कहते हैं इसे प्रतिकूल परिस्थितियों का हार्मोन। तो इसे प्रतिकूल परिस्थितियों का हार्मोन कह देते हैं। ठीक है, बी राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सक्रिय पत्ती के खरपतवार का उदाहरण है नैरोवीड। एग्जाम्पल ऑफ नैरोवीड एग्जाम्पल एमरेंथस, आर्जिमोना मैक्सिकाना, फेलेरिस माइनर और चिनोपोडियम। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है? तो जो कैसी है सक्रिय पत्ती, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सक्रिय पत्ती के बारे में आपको बताना है। जो सक्रिय पत्ती जिसकी नैरो लीव्स आपको दिखाई देगी। ठीक है, नैरो लीव्स जिसमें दिखाई देगी उसमें आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें अमरेंथस विरिडस जंगली चौलाई, तो चौलाई खरीफ का खरपतवार। पत्तियां कैसी होती है? चौड़ी। आर्जिमोना मैक्सिकाना सत्यानाशी, सत्यानाशी की पत्तियां चौड़ी होती है। चिनोपोडियम एल्बम भतुआ, तो इसमें भी क्या होता है? पत्तियां चौड़ी होती है। फेलेरिस माइनर, इसे क्या कहते हैं? गेहूंसा। तो गेहूंसा की पत्तियां क्या होती है? तो गेहूंसा की जो पत्तियां होती है वो सक्रिय होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चाहे आप दूब घास की बात कर लो, चाहे आप मोथा की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप जई की बात कर लो, चाहे आप कांस की बात कर लो, तो इनमें क्या होता है? नैरोवीड्स आपको दिखाई देती है। तो सी आपका राइट। तो ये क्लासिफिकेशन है खरपतवारों का, पत्तियों के आधार पर खरपतवारों का क्लासिफिकेशन, नैरो और ब्रॉड लीफ। तो सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार फेलेरिस माइनर, ये गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है। क्या है? गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार। ठीक है, तो ये गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखो,
प्रताप C50 और चेतक किस फसल की किस्म है? प्रताप C50 एंड चेतक गेहूं की। गेहूं में तो आपको जैसे राज वाली वैरायटी दिखे तो गेहूं की कर देना, HD वाली वैरायटी दिखे गेहूं की कर देना, PBW वाली वैरायटी दिखे गेहूं की कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मक्का, मक्का में जैसे आपके गंगा वाली वैरायटीज एक तो मक्का में दिखाई दे देती है, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा जैसे किसान है, तरुण है, नवीन है, तरुण है, ठीक है, नवीन है, ये इसी की वैरायटीज आपको दिखाई देती है। गन्ने में को वाली है तिल, तो तिल में अगर देखोगे RT, ठीक है, RT वाली वैरायटीज किस में है? तिल में है, ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ पर ये कोटा संभाग में विशेष रूप से जैसे प्रताप जिसको कह सकते हैं ये आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना आपको। प्रताप, चेतक, प्रगति वगैरह, RT 46, RT 127 वगैरह इसी की है, ये ध्यान रखना सारी की सारी। तिल, सीसेमम इंडिकम अगर आप देखेंगे तो क्या है? सीसेमम इंडिकम पेडिलिएसी फैमिली का सदस्य है, पेडिलिएसी फैमिली का सदस्य है। अफ्रीका उत्पत्ति स्थल है। इसे गरीब का घी भी कहते हैं, इसके तेल को गरीब का घी कहते हैं। इसे देसी घी का विकल्प भी कहते हैं, देसी घी का विकल्प भी कहा जाता है इसे, तो देसी घी का विकल्प कह देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें क्या पाया जाता है? सीसेमोल, तो इसमें सीसेमोल पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जिसकी वजह से इसका तेल जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो तेल क्या है? तेल सुरक्षित रहता है इसका सीसेमोल की वजह से। राजस्थान में सर्वाधिक तिल का उत्पादन आपके कहाँ होता है? तो सोजत, पाली और भारत में राजस्थान में। आधुनिक आकलन के आधार पर राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर को किस सस्य जलवायु खंड में निरूपित किया गया है? बेस्ड ऑन द रिसेंट एस्टिमेट्स, बीकानेर एंड जैसलमेर आर डिलिमिटेड इन द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फर्स्ट सी और सेकंड सी। तो सेकंड सी तो कोई क्लाइमेट ही नहीं है, क्योंकि एग्रो क्लाइमेट जोन्स कितने हैं? 10, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ जोगबी, जुपा, अदोची, बाको। यहाँ पर अगर देखे जाए तो यहाँ देखो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, क्योंकि आंसर हमारा यहीं से निकल जाएगा तो यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट सी में जैसे इसे कहा जाता है आपके शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र, ये ध्यान रखना, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसमें विशेष रूप से जोगबी, जोधपुर और आपके बाड़मेर, ठीक है, और नए जो जिले विच्छेदित हुए वो इसी में कर देना आपके। ठीक है, बी गंगानगर और गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, अनूपगढ़ भी यहीं कर देना आपके। ठीक है, और यहां देखिएगा फर्स्ट सी में, तो फर्स्ट सी में जैसे बीकानेर और बीकानेर के साथ में कौन सा है? जैसलमेर। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बीकानेर और जैसलमेर। यहाँ से बीकानेर में राजस्थान में एक और सवाल पूछा जाता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कौन से जोन में आता है? तो फर्स्ट सी में ये, तो यहाँ पर फर्स्ट सी। ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। ठीक है, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। और अगर अब हम इसमें बात करें आपके, तो ये भी ध्यान रखना कि इसे कहते हैं अति शुष्क व आंशिक सिंचित क्षेत्रफल। ठीक है, अति शुष्क और आंशिक सिंचित क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है इसका? सी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ बता दिया सेकंड ए में जैसे जो, गे, बी, जू, यहाँ पर आता है झुंझुनू, झुंझुनू,
नागौर, नागौर, चूरू और सिक्कर। अगला सवाल है, भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक की जाती है। झूमिंग कृषि को कृंतक दहन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो, झूमिंग एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन ए कृंतक, इसे कहते हैं स्लेश एंड बर्न। ठीक है, काटना, जलाना और फिर खेती करना। किसी क्षेत्र में लगातार झूमिंग कृषि करने से 2-3 वर्षों में मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। झूमिंग कृषि को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। तो दिए गए कूटों में से सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। अब देखो, झूमिंग जो कृषि होती है इसको क्या कहते हैं, अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये विशेष रूप से भारत में की जाती है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, और भारत में उन क्षेत्रों में ज्यादा है जहां पर हमारा आदिवासी समुदाय रहता है। तो आपका ये राइट है कि भारत में झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक की जाती है। झूमिंग कृषि को कृंतक दहन कहते, बिल्कुल सही है कि कृंतक दहन के नाम से जाना जाता है। इसे स्लेश एंड बर्न भी कह देते हैं, ध्यान रखना। दक्षिण पूर्वी ये ठीक है, बाकी सारे वालरा कहते राजस्थान, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में से कुंवारी भी कहते, नहीं सॉरी, दक्षिणी भारत में से कुंवारी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कह देते हैं इसे, दक्षिणी भारत में कुंवारी भी कहते हैं, दक्षिणी भारत में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दक्षिणी भारत में। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर क्या है, सारे के सारे राइट आंसर है। यहाँ पर जो खेती की जाती है वो पहले जंगलों को काटा जाता है और काटने के बाद वहां पर उसको खाली क्षेत्र में खेती की जाती है। आजकल इस पर रोक है, भारत सरकार ने स्लेश एंड बर्न पर, झूमिंग कृषि पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पेड़ काट करके खेती करना पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देना है। अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, प्रजनक बीज किससे प्राप्त किए जाते हैं। फ्रॉम व्हाट आर ब्रीडर सीड्स ऑब्टेन्ड। प्रजनक बीज किससे प्राप्त किए जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो एक सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, आपके फाउंडेशन सीड, फिर आपका रजिस्टर्ड सीड, फिर आपका सर्टिफाइड सीड। ये सीक्वेंस है, न्यूक्लियर से ब्रीडर, ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से रजिस्टर्ड, और फाउंडेशन से आपके फाउंडेशन से फिर आपका सर्टिफाइड सीड प्राप्त किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रजनक बीज किससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि किससे प्राप्त किया जाता है। तो प्रजनक बीज से तो आधार बीज प्राप्त किया जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस सीड कहते हैं, इसे ध्यान रखना आपको। ठीक है, न्यूक्लियस बीज। सत्य बीज, ये सत्य बीज इसे कहते हैं ट्रू पोटैटो सीड, और ये रामानुजन ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या है, राइट आंसर मूल केंद्रक बीज होगा, ये ध्यान रखना। और इसकी प्योरिटी, न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड दोनों की अगर शुद्धता की बात करें तो इन दोनों की शुद्धता कितनी होती है, 100% पाई जाती है। ध्यान, दोनों की प्योरिटी 100%। तो सी इसका राइट आंसर है। मूल केंद्रक बीज पर ना तो टैग होता है, ये ध्यान रखना, ना ही टैग का रंग, लेकिन आधार बीज पर सफेद होता है, ये ध्यान रखना आपको, प्रमाणित पर नीले रंग का। नाइट्रोजन पौधों द्वारा निम्नलिखित में से किस रूप में ग्रहण की जाती है। नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में अपटेक करते हैं, हमें ये देखना है और ये बताना है। नाइट्रोजन इन टेकन अप बाय प्लांट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, NO2 और N, N2O और NO3, HNO3 और NH4 और NO3। नाइट्रोजन जिसको कह सकते हैं एक ऐसा उर्वरक है जिसकी पौधों को सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, तो ध्यान रखना, पादपों को, ठीक है, पादपों को सर्वाधिक इसी की आवश्यकता। ठीक है, पादप नाइट्रोजन को 2 रूपों में अपटेक करते हैं। ठीक है, एक होता है NH4 अमोनियम, एक होता है NO3 नाइट्रेट। ये नाइट्रोजन का वह रूप है जिसकी सबसे कम हानि होती है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस होते हैं और सॉइल पर नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। इसलिए यह पॉजिटिव आयन होने के कारण सोइन के पार्टिकल्स पर या सोइल आपके प्लांट की रूट टिप पर जाकर के क्या हो जाता है, उसके साथ संयोजित हो जाता है, और पौधे इसे जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे धीरे धीरे इसे अपटेक करते रहते हैं। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है।
तो इसकी क्या होती है, इसकी हानि कम। और इसको अगर देखा जाए अधिक पानी वाली जो फसलें, अधिक वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप्स ज़्यादा अपटेक करती है। और विशेष रूप से अगर आप देखोगे तो जैसे एक तो धान तो है ही है, धान के अलावा जैसे चाय भी इसे कुछ मात्रा में अपटेक कर लेती है। देखिएगा नाइट्रेट की जब बात करते हैं तो अधिकतर फसलें नाइट्रोजन को इसी रूप में ग्रहण करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अधिकतर फसल इसे इसी रूप में ग्रहण करती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, अमोनिकल और नाइट्रेट। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर। NH4 एंड NO3 इसका राइट आंसर है। तो डी इसका सही आंसर है कि अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में इसे पौधे अपटेक करते हैं। अगला देखो, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन बरसीम। बरसीम में कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिएगा राइजोबियम जेपोनिकम। तो राइजोबियम जेपोनिकम का प्रयोग जैसे आपके किस में कर लेते हैं, सोयाबीन में। सोयाबीन में एक है राइजोबियम फेजुलाई। राइजोबियम फेजुलाई किस में, तो आपके राजमा में। लेकिन फिर भी राजमा में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। राइजोबियम मेलिलोटी। तो इस मेलिलोटी का प्रयोग जैसे आपके रिजका में कर लेते हैं, मेथी में कर लेते हैं और सेंजी में कर लेते हैं, ठीक है। और राइजोबियम ट्राइफोलाई, इसका प्रयोग ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, तो आपके बरसीम में प्रयोग कर लिया जाता है। एक सवाल ये जरूर पूछा जाता है कई बार, तो ये ध्यान रखना, राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम जीवाणु सहजीवी, ठीक है, सहजीवी जीवन यापन करता है, ठीक है, सहजीवी जीवन यापन करता है, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बरसीम का पूछा है तो बरसीम, डी। बरसीम जिसको कह सकते हैं, इसे हरे चारे वाली फसलों का राजा कहते हैं, ये ध्यान रखना बरसीम को। तो ध्यान रखना बरसीम को हरा चारा फसलों का राजा, हरा चारा फसलों का राजा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान, ठीक है, डी इसका सही आंसर है। अगला देखो, फलोत्पादन में किस फल का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। विच फ्रूट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन फ्रूट प्रोडक्शन। बनाना, आम, पपीता और अंगूर। तो एरिया प्रोडक्शन किसका है सबसे ज्यादा, केले का। तो केले का तो क्या है, उत्पादन सबसे ज्यादा है। और आम का क्या है, एरिया सबसे ज्यादा है। और केले की जो आजकल वर्तमान समय में प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा है, ठीक है, उत्पादकता। तो इसकी उत्पादकता भी वर्तमान में सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस फल का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल किसका है, बी का सबसे ज्यादा है। तो बी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला सवाल, आम्रपाली आम की संकर किस्म में कतार इंटू पौधे की दूरी रखी जानी चाहिए। इन आम्रपाली हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस शुड बी मेंटेन, ठीक है। दशहरी इंटू नीलम, ठीक है, DNA दशहरी इंटू नीलम आपको दिखाई देता होगा। तो दशहरी इंटू नीलम इसका संकरण आपको दिखाई देता है, ठीक है, आम्रपाली का। अब वैसे आम की अगर दूरी देखोगे, ठीक है, तो आम की पौधरोपण दूरी, तो आम की पौधरोपण दूरी कितनी है, तो आम की पौधरोपण दूरी है 10 इंटू 10 मीटर, ठीक है। लेकिन आम्रपाली इसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं आम्रपाली में, और इसे 2.50 इंटू 2.50 की डिस्टेंस पर लगाया जाता है।
तो यहाँ पर इसका ये तो क्या है, आम की दूरी है, और ये आम की एक वैरायटी आम्रपाली, इस आम्रपाली के लिए काम मिल जाती है। 5x5 अगर हाई डेंसिटी करनी हो तो दशहरी के अंतर्गत हम 5x5 कर सकते हैं। और फ्रूट्स में देखा जाए तो अनार में, अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में अनार आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 1.25 किसका है, तो 1.25 है आपका इसमें पपीते की जो होती है ना वैरायटी, पपीता में पूसा नन्ना, ठीक है। तो पपीता में पूसा नन्ना आपको दिखाई देगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, बी इसका राइट आंसर, आम्रपाली का ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आम्रपाली इसकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काम में ली जाने वाली एक वैरायटी है। अगला देखो आपके स्क्रीन पर, पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण में भागीदार महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन इन प्लांट्स। देखिएगा हम बात करें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन, देखो पहले ऑक्सीजन का अगर प्रीक्योसर देखोगे आप, ठीक है, प्रीक्योसर्स की अगर आप बात करोगे, ठीक है, प्रीक्योसर्स की बात करोगे तो प्रीक्योसर्स के रूप में अगर देखोगे पहले कौन सा बनता है, तो ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन इसका क्या है, प्रीक्योसर होता है, ठीक है, प्रीक्योसर ट्रिप्टोफैन। और इसके निर्माण में जिंक का योगदान होता है। जिंक पोषक तत्व क्या करता है, इसकी ट्रिप्टोफैन की उपलब्धता को बढ़ाता है। तो ट्रिप्टोफैन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, आपकी ऑक्सीजन। ट्रिप्टोफैन क्या है, ट्रिप्टोफैन तो एक आवश्यक एमिनो अम्ल जो है उसको कहते हैं ट्रिप्टोफैन। तो ये तो आवश्यक एमिनो एसिड्स है, तो जिंक इसका राइट आंसर है। और ऑक्सीजन ये पहला हार्मोन है जिसको 1880 में किसने बताया था, आपके 1880 में इसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया था, केंद्रीय घास में, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद आए थे HW वेंट वगैरह वो तो राइट आंसर इसका जिंक। अगला सवाल, आम के अल्फांजो किस्म के लिए मूलव्रंत का उपयोग किया जाता है। पर्टिकुलर अल्फांजो वैरायटी जो है उसके लिए ये पूछा है कि पर्टिकुलर अल्फांजो जो वैरायटी है इसके लिए कौन सा रूट स्टॉक काम में लिया जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपके आम की जो अल्फांजो वैरायटी जिसे निर्यातक किस्म में काम में लेते हैं अपन, देखिएगा रोमानी, वल्लाई कोलंबन, बप्पाकाई, ठीक है। रूट स्टॉक के रूप में अपन देखें तो बप्पाकाई आपको दिखाई देगी, ठीक है। एक ऑप्शन सी 3 ही है, एक ऑप्शन और मान लेते हैं अपन, कुरकुन मान लेते हैं, ठीक है, कुरकुन। अब यहां अगर हम देखें तो रोमानी जिसको कह सकते हैं, रोमानी जिसको कह सकते हैं, कैसी है, सेब जैसी आकृति की आपको दिखाई देती है रोमानी, ठीक है, रोमानी सेब जैसी। अगर इसको रूट स्टॉक के रूप में प्रयोग भी करना हो एज ए रूट स्टॉक, तो ये एज ए रूट स्टॉक किस में काम में आ सकती है, ये दशहरी के लिए रूट स्टॉक काम में ले सकते हैं। वल्लाई कोलंबन की जब हम बात करते हैं तो वल्लाई कोलंबन जिसको कह सकते हैं, क्या है, इसका एक बोना मूलव्रंत है, ठीक है, ये क्या है, बोना मूलव्रंत है। और लवणीय उसके लिए भी ठीक है। तो यहाँ पर वल्लाई कोलंबन आम की अल्फांजो के लिए काम में लिया जा सकता है। बप्पाकाई इसी का है, ओल्यूर इसी का है, ठीक है, बप्पाकाई, ओल्यूर और कुरकुन इसी का है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बप्पाकाई भी पर्टिकुलर काम में ले तो किसके लिए, नीलम वैरायटी के लिए आप काम में ले सकते हैं, नीलम किस्म के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, वल्लाई कोलंबन इसका राइट आंसर। आम के अल्फांसो किस्म के लिए मूलव्रंत का उपयोग किया जाता है, वल्लाई कोलंबन का किया जाता है, ठीक है। ओल्यूर, ऑल इज वेल, रूट स्टॉक आम का। पपीता की 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने हेतु बीज की आवश्यकता होती है। द प्रिपेयर से आपके सैपलिंग्स ऑफ पपाया इन द 1 हेक्टेयर एरिया सीड विल बी रिक्वायर्ड 500 से 1000 ppm, 250 से 300 ppm, 100 से 150 ppm और 400 से ये सॉरी ग्राम में है, ppm नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। अगर देखिएगा आपको जब तक बोल करके नहीं पूछा जाए तब तक आपको सीड रेट जो दे रखी है वही बताने। जैसे
मिर्च, आपसे मिर्च की सीड रेट पूछे तो आप क्या बताओगे? 1 से 1.5 kg, ठीक है, पर हेक्टर। यानी कि देख करके अगर सिर्फ मिर्च का पूछा है, अगर आपसे पूछा जाए संकर मिर्च, तो अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा संकर मिर्च में, ये ध्यान रखना, क्योंकि संकर मिर्च में फिर आपके 250 ग्राम पाव भर आपको देना है। ऐसे ही पपीते में 1 हेक्टेयर के लिए आपको पाव भर, ठीक है, अगर पूछा जाए तो पाव भर, ठीक है, तो ये रहा पाव भर। अब आपसे अगर ये पूछ ले वो देख करके कि डायोसिस की बताओ आप, तो डायोसिस में आपके क्या है, मेल ज्यादा है, तो आपके डायोसिस में तो आपके मेल और फीमेल दोनों सेपरेट सेपरेट है। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या बताना है, सीड रेट 2 गुनी कर देना इसमें, 250 से यानी कि 500 और यहाँ पर 300, तो इसमें ऑप्शन करें तो फिर ये कर सकते हैं। अब पपीता में क्या होती है, नर्सरी तैयार, तो भाई पपीता में क्या होती है, पपीता में नर्सरी तैयार होती है, और नर्सरी जिसको कह सकते हैं इसकी ट्रांसप्लांटिंग 2 माह में, तो नर्सरी क्या हो जाती है 2 माह में स्थानांतरित हो जाती है, ये ध्यान रखना, ट्रांसप्लांट के लिए योग्य हो जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, अंगूर की फसल में मिलारेंडेज और कोल्यूर क्या है? तो अंगूर से शराब बनाने हेतु प्रमुख किस्म है, तो प्रमुख किस्म नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अंगूर की फसल में दैहिक विकार है या फलों के पकने की अवस्था, फलों के जो पकने की अवस्था अंगूर में जो होती है उसे क्या कहा जाता है, आपके वर्जेन कहा जाता है, ये ध्यान, वर्जेन, उसे फलों के पकने की अवस्था जो होती है उसे वर्जेन कहा जाता है। इसे क्या कह देते हैं, इसे वर्जेन कह देते हैं, ये ध्यान। तो ये आपके क्या है, ये 2 विकार है आपके अंगूर में। मिलारेंडेज आपको ये ध्यान रखना, जैसे इसमें जो ग्रेप्स थोड़े टाइट्स हो जाते हैं थोड़े से, इसी प्रकार कोल्यूर में समय से पहले। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से अंगूर के दैहिक विकार और बोरोन की कमी, विशेष रूप से अंगूर में बोरोन की कमी की वजह से, एक और ध्यान रखना, अंगूर में हैन एंड चिकन, अंगूर में हैन एंड चिकन जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है वो भी आपकी इसी की वजह से आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, अनार का बीजावरण यानी कि एरियल तथा त्वचा का रंग लाल। देखिएगा अनार में अगर देखा जाए तो इडिबल पार्ट क्या होता है उसका, जूसी सीड कोट खाते हैं, तो जूसी सीड कोट जब वो रेड कलर का पल्प जिसमें अपन खाते हैं वो जूस सा, वो आपके हल्का सा लाल रंग आपको दिखाई देता है, किसकी वजह से होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ द एरियल एंड स्किन ऑफ पोमोग्रेनेट? लाइकोपिन, आइसोथायोसाइनेट या एंथोसाइनिन या कैरोटीन? तो कैरोटीन जिसको कह सकते हैं, ये तो विटामिन ए के सेंस में देखा जाता है, इसकी वजह से जैसे गाजर का हल्का सा पीलापन आपको दिखाई देगा, ठीक है, पिंक टाइप में। एंथोसाइनिन की वजह से क्या होता है, पर्पल, बैंगनी कलर, ठीक है। और यहाँ पर आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट ये आपके जैसे चरपराहट होता है, आपके चरपराहट, चरपराहट मूली में विशेष रूप से। और लाइकोपिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे टमाटर में भी लाल रंग आपके किस वजह से होता है, लाइकोपिन की वजह से होता है। टमाटर में लाइकोपिन 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। अगला देखो, खजूर में पुष्पन का समय है, द टाइम ऑफ फ्लावरिंग ऑफ डेट पॉम इज मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, अप्रैल मई और अगस्त सितंबर। देखिएगा अंगूर आपकी खजूर में 2 स्थितियां बनती है, एक तो फ्लावरिंग स्टेज और इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज, कि इसे काटा कब जाए। तो देखिएगा फ्लावरिंग स्टेज तो ये है आपकी, इसकी मार्च और अप्रैल में फूल आएंगे। अभी जो जैसे चल रही है सीजन, इस समय आपके खजूर में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। और जुलाई और अगस्त में क्या होते हैं, इसके फल पक जाते हैं, फलन इस समय होता है। लेकिन यहाँ पर देखो इस समय फलन शुरू हो जाता है, इस समय भारत में वर्षा ऋतु भी शुरू हो जाती है, बरसात भी शुरू हो जाती है। अब आपको ये पता है कि वर्षा ऋतु में अगर फल पेड़ पर रहेंगे, बरसात होगी, फल
पेड़ पर होंगे तो तोड़ने में समस्या आएगी। दूसरी, नमी बढ़ जाती है तो इसकी वजह से इसमें फंगल डिजीज, आपकी फंगल जो डिजीज होती है, फंगल रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। और जब फंगल डिजीज का प्रकोप बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इसको पहले ही तोड़ लिया जाता है, ठीक है। और इसको तोड़े जाने को कहते हैं डोका अवस्था। कलर परिवर्तन हो जाता है इस डोका अवस्था में, तो फलों को डोका अवस्था में तोड़ लिया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? मार्च और अप्रैल जो है इसका ए राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, नींबू वर्गीय फलों की दैहिक विकृति येलो स्पॉट किसकी कमी से होती है? द फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी ऑफ येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन और नाइट्रोजन। तो मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन और नाइट्रोजन। देखिएगा, कॉपर की वजह से तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर की अगर कमी हो गई तो कॉपर की कमी होने की वजह से तो डाइबैक होता है। क्या होता है? डाइबैक होता है। और बोरोन जिसको कह सकते हैं, बोरोन की कमी होने की वजह से इसके फ्रूट्स में क्या होती है? हार्डनेस आती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और मोलिब्डेनम क्या है इसका? राइट आंसर है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की वजह से येलो स्पॉट्स नींबू वर्गीय में आपके फलों का पीलापन आपको इसकी वजह से देखने को मिलता है नींबू वर्गीय में, ठीक है। नींबू वर्गीय में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं आपके, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, मिर्च का उत्पत्ति स्थल है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ चिली इज दक्षिण अमेरिका, उष्ण अमेरिका, भारत और चीन। चीन तो जैसे उत्पत्ति स्थल किसका है? सोयाबीन का है। चीन के अलावा उत्पत्ति स्थल और कौन है? चीन के अलावा आपके चीन किसका है? तो इसमें आपके रेशम का कीट जो है उसमें भी यही है। संतरा और माल्टा, ठीक है, संतरा और माल्टा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। भारत आपके मिर्च का, तो मिर्च का साउथ अमेरिका इसको कह सकते हैं। चाहे मिर्च की बात करो, चाहे टमाटर की बात करो, चाहे पपीते की बात करो, चाहे, ठीक है, मिर्च, आपके टमाटर, हम चाहे इसमें बात करें आपके टमाटर के अलावा पपाया, चाहे हम बात करें आपके अमरूद की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्च का उत्पत्ति स्थल ए। अगला सवाल अगर हम देखें तो ये 5 सवाल हम किसके लेके आते हैं? आपके एनिमल हस्बेंड्री के सवाल लेकर के आते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो, अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की जाती है, नॉन पीरियोडिक शिप ब्रीड इज प्रिपेयर्ड बाई अविकालीन, चोकला और मेरिनो, चोकला और रेम्बुलेंट, मालपुरा और रेम्बुलेंट, मालपुरा और कराकुल। अब यहाँ पर आपका इसका क्रॉस बताना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। हमें ये पता है कि ज़्यादातर क्रॉस में हम रेम्बुलेंट का प्रयोग करते हैं और ये अविकालीन है, इसलिए इसका विकास कहाँ से हुआ? मालपुरा से। पहली चीज, अविकालीन कहाँ से विकसित होती है? अविकानगर, मालपुरा, उसी के आधार पर नाम है इसका अविकालीन। तो अविकालीन, चोकला नहीं है, मेरिनो नहीं है, रेम्बुलेंट आपके क्रॉस में आएगा। तो देखो, अविकालीन कहाँ से विकसित हुई? अविकालीन मालपुरा, अविकानगर मालपुरा टोक से। तो इसमें क्या यूज किया? मालपुरा यूज किया और साथ में रेम्बुलेंट, ठीक है, साथ में रेम्बुलेट का प्रयोग किया गया। तो ये ध्यान रखना आपका, इसका प्रयोग किया गया। ये भेड़ की एक क्या है? संकर नस्ल है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर इसका, तो इसमें वैसे अगर क्रॉस कराया जाए तो मेरिनो और आपके रेम्बुलेंट विदेशी नर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं अपन, ठीक है। मादा के रूप में अब हमारे पास क्या है? मेरिनो तो नहीं है, तो रेम्बुलेंट ले लिया, और मादा आपके क्या है? मालपुरा, इसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अविवस्त्र एक और है, अविवस्त्र, अविकालीन और अविवस्त्र, अविवस्त्र। तो जब अविवस्त्र की हम बात करते हैं तो देखिए, अविवस्त्र में मेरिनो और मादा चोकला, अविवस्त्र में मेरिनो और चोकला। तो अविकालीन
ये मालपुरा, ये कालीन के लिए, तो मालपुरा और रेम्बुलेंट। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये क्रॉस, दो क्रॉस प्रमुख रूप से आपके महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, दराती सींग किस नस्ल में पाए जाते हैं? इन विच ब्रीड आर सिकेल हॉर्न्स? मुर्रा, तो मुर्रा में तो क्या होते हैं, सींग जलेबी नुमा होते हैं, ठीक है, गोल राउंड शेप के अंदर आपको दिखाई देंगे, और साथ में भैंस का कलर जेड ब्लैक, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, जेड ब्लेड ब्लैक। सूरती, तो सूरती आपके कैसे है, सूरती आपके इसमें पाए जाते दराती नुमा सिंग पाए जाते हैं, ध्यान रखना आपको। महसाणा, तो महसाणा मुर्रा और सूरती का क्रॉस है, ठीक है। जाफराबादी, इसे क्या कहते हैं, भैंस की मिनी एलिफेंट, ठीक है, मिनी एलिफेंट। छोटा हाथी कह सकते हैं इसे, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, छोटा हाथी कह सकते हैं। तो इसका क्या है, सूरती गुजरात वाला क्षेत्र आपको दिखाई देगा अभी। अगला देखो, भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट क्या है? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट ऑफ बफेलो? 30 से 32, 18 से 22, 15 से 17 और 15 से 20। भैंस की रेस्पिरेशन रेट आपको बतानी है कि भैंस की रेस्पिरेशन रेट क्या होगी। अगर हम बात करें तो आपके भैंस और गाय लगभग आपके बराबर सी है। देखो भैंस में आपके क्या है, 15 से 20 है, तो फिर 20 से 25 किस में हो जाती है, गाय में आपको दिखाई देती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, गाय में दिखाई देती है, ये ध्यान रखना। और हमारी जैसे भेड़ बकरी में लगभग 12 से 20 प्रति मिनट के आसपास। तो यहाँ पर इसका भैंस का पूछा है, सी इसका, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल, द लार्जेस्ट ब्रीड ऑफ गोट इन इंडिया, सिरोही, जखराना, जमनापुरी और मारवाड़ी। तो जो बड़ी होगी वही क्या होगी, आपके हेवी होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो हम बात करें तो जैसे जमनापुरी, एक वर्ड यूज होता है जमुना पार, और जमुना पार जो वर्ड यूज किया जाता है वो आपके यूपी के लिए, जो दिल्ली में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो वर्ड यूज करते हैं जमुना पार। तो जमुना पार यूपी के लिए वर्ड यूज करते हैं, और ये आपके यूपी की ही नस्ल है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, यूपी की नस्ल है ये, ठीक है। यूपी में जमुना पार वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जमुना पार का जो क्षेत्र होता है, जमुना पार का जो एरिया है जमुना पार, ठीक है, वहां विशेष रूप से जैसे आपने सुना होगा इटावा, ये आपके बकरी की सबसे हेवी नस्ल है। और साथ में इसमें पाया जाता है आपका उभरा हुआ नाक, जिसे रोमन नाक कहते हैं। तो रोमन नाक इसी में देखने को मिलता है, ठीक है, रोमन नाक इसी में देखने को मिलता है। तो सी इसका क्या है, राइट आंसर है। इसमें अगर देखें तो वजन, नर का वजन ज्यादा होता है लगभग 90, और मादा का वजन जो है उसके आसपास ही है, ठीक है। तो नर में 9 नर, ठीक है, 9 नर और 8 में मादा, 9 में नर और 8 में मादा, तो 90 kg और 80 kg, ये ध्यान रखना। तो सी इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है, दूध में स्ट्रिप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है? विच डिजीज इज डिटेक्टेड बाय स्ट्रिप टेस्ट? मेस्टाइटिस, ब्रुसेलोसिस, टीबी और एंथ्रेक्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है कि भैंस का एक रोग मेस्टाइटिस पहले ऑप्शन पर है, इसे कहते हैं थनैला रोग, जीवाणु के द्वारा ही होता है ये रोग। और इसमें विशिष्ट रूप से इसके शुरुआत में जो स्ट्रेप्टोकोकस जो आपका बैक्टीरिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए मेस्टाइटिस, यह एक अडर की बीमारी है, इसमें ये ध्यान रखना। दूध में जहां अडर, अडर कहां है, अडर वह सिस्टम है जहां पर थन कनेक्ट होते हैं, ठीक है। दूध जो होता है एल्विली से, एल्विली सिस्टम से होता हुआ ग्लैंड सिस्टम, और ग्लैंड सिस्टम कहां होती है, इसके अडर में होती है, ये ध्यान रखना आपको।
तो ये अड्डर में होने वाला एक रोग है, होता बैक्टीरिया की वजह से। इसमें दूध जो होता है शुरुआत में छिचड़ों के रूप में आता है, हल्के ब्लड के स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं। कंट्रोल नहीं किया जाए तो इसमें पशु का जो अडर सिस्टम है पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, कुछ थन जो है वो खराब हो सकते हैं। तो इकोनॉमिकली रूप से अगर किसी किसान के लिए या पशुपालक के लिए सबसे हानिकारक अगर रोग है तो वो कौन सा है, आपके मेस्टाइटिस है। और इसमें क्या करते हैं, जैसे एक कप लिया, इस कप में आप क्या करें, बारीक छलनी लगा सकते हैं, और या आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक कलर का कपड़ा, काला कपड़ा, और इस काले कपड़े पर आपके दूध के शुरुआती दूध की कुछ बूंदे इस पर हम गिराएंगे। तो अगर पशु में अगर इसका प्रकोप है थनैला का, तो उसके कुछ दूध के छिचड़े उसी ब्लैक कलर पर आसानी से दिख जाएंगे, और ब्लड के स्पॉट्स आपके वहां पर उसके दिख जाएंगे। तो ये स्ट्रिप का टेस्ट जो होता है मेस्टाइटिस के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना आपके, ठीक है। ए राइट आंसर, ठीक है भाई। तो ये हमारे कुछ जिसको कह सकते हैं आज के क्वेश्चंस के कुछ सेशन थे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।